हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं रिमेनिंग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है। ए 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थिन मेटालिक रिंग. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. It now performs angular oscillation of period 1 second. Calculate the maximum restoring torque generated in the string under damped and damped oscillation. ठीक है, और यहाँ पर हमें गिवन है कि पाई क्यूब की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन कंडीशन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21. तो यहाँ पर हमें एक सर्कुलर डिस्क बोला है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज करो ये कोई एक रिजिड सपोर्ट है और इसमें यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है. तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द एंगुलर एसएचएम. ये डिस्क है और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, और क्या होगा कि जब हम इस डिस्क को ऐसे घुमाएंगे तो ये डिस्क क्या होगा, ट्विस्ट होगा. राइट, तो ये कितना ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है. तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोला है कि ये जो डिस्क है वो 20 मीटर वाइड है. तो 20 मीटर वाइड का मतलब हमें डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर. तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे तो हमें रेडियस कितना मिल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, जिसे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 मीटर. तो ये हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ द डिस्क. और आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इसका मास है वो कितना है, 200 ग्राम. तो मास ऑफ द डिस्क इज 200 ग्राम. तो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू 10 की पावर -3 kg. तो ग्राम से kg में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 10 की पावर -3. तो अब हम इसे और शॉर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -1 kg. ठीक है, तो ये हमें मास मिल गया. और गिवन कंडीशन में क्या बोला है, बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क. हम इस डिस्क को होल्ड करेंगे और इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे. कितना ट्विस्ट करेंगे, बाय थीटा एंगल 60 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री एंगल से ट्विस्ट करेंगे. तो जब हम इसको ट्विस्ट कर देंगे तो बेसिकली हमारा केस कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा. यानी ये ट्विस्ट कर दिया आपने ऐसा, ठीक है, और इससे अटैच क्या है, ये डिस्क अटैच है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने इसे क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया. और ट्विस्टिंग करने के टाइम पर जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है. और ट्विस्ट करने के बाद हमने क्या किया, फिर इसे छोड़ दिया. तो हमें पता है कि जब ट्विस्ट करने के बाद छोड़ देंगे तो ये उल्टा ऐसे करके घूमने लगेगा. ठीक है, तो जब घूमने लगेगा तो यहाँ पर क्या बोला है, इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड. तो ये क्या परफॉर्म करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसका हमें टाइम पीरियड दिया है. कितना टाइम पीरियड दिया है, 1 सेकेंड. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क. अब रिस्टोरिंग टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, यानी हम इसे TR बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क. तो अब हमें पता है कि एंगुलर एसएचएम के केस में क्या होता है कि जब आप इसको ट्विस्ट कर दोगे तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, और जैसे आप इसे छोड़ोगे तो ये वापस से क्या होगा, अपने रियल पोजीशन पे आएगा. तो जब हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ को हम उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो हम जितना डिस्प्लेस करते हैं उतना उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो जब ट्विस्ट करेंगे तो ये क्या है, एंगुलर एसएचएम है. तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो क्या करेगा, इसको वापस से इस पोजीशन पे लेके आएगा. यानी ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है. तो जैसे मैं यहाँ से फोर्स को हटाऊंगा, हाथ को हटा दूंगा, तो ये वापस से रीट्विस्ट होगा और ये यहाँ पे इस पोजीशन पे वापस से आ जाएगा. तो वही हमें निकालना है कि रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा. अब देखो, हमने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है रिलेटेड टू टॉर्क. क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा है. बट इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो अल्फ़ा है इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू -ω² थीटा, है ना. अगर आप लीनियर एसएचएम देखोगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -ω²x. लेकिन ये कैसा है, एंगुलर एसएचएम है. तो एंगुलर एसएचएम में यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा. तो सिंस हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे. सो देयरफॉर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई, और ये कितना हो जाएगा, ω² थीटा. ठीक है, हम नेगेटिव साइन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर मैग्नीट्यूड में लेके आना है.
अब देखो आई का मतलब यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2। तो मैं इनकी वैल्यू को पुट अप कर लेता हूँ। तो आई क्या हो जाएगा, mr²/2। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा तो दिया नहीं, हमें टाइम दिया है, तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4π²/t², क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4π² इंटू क्या हो जाएगा थीटा। बस अब हमें वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो मास कितना गिवन है, सो देयरफॉर इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, mr²/2 और ये कितना हो जाएगा 4π²/t²। अच्छा, थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो डिग्री में दिया है, लेकिन हमारा जो एसआई यूनिट के हिसाब से इसे किस में होना चाहिए था, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री को, तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सो देयरफॉर अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, एम का वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है एम की वैल्यू हमारे पास, इट इज़ गिवन 2 × 10⁻⁻1 r²। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 10⁻⁻1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है, अपॉन ये कितना है 2 इंटू 4 को ऐसे ही रखेंगे। अब देखो π² है, ये पाई है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा π³ बन जाएगा, राइट। अपॉन हम क्या कर सकते हैं t² करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, इंटू क्या हो जाएगा 3, राइट। अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 10⁻⁻2, तो इसे क्या लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 4 इंटू π³ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, कितना लेना है 31, तो हम ले लेते हैं 31 अपॉन क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, सो देयरफॉर इसे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 1 = 4 एंड 4 3 = 12 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना होगा 10⁻⁻3। तो आप इसे क्या करो, इसे डिवाइड कर लो। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 4 = 12 एंड 3 1 = 3 पॉइंट, और फिर 1 आएगा 0, तो वो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, और फिर वापस से 3 3 ऐसा रिपीट होगा, तो 41.3 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं। अब 10⁻⁻3 का मतलब है कि ये 3 डिजिट उधर शिफ्ट होना चाहिए। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 0.0413, और इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, कि जब हम इसको 60 डिग्री एंगल से टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा वो कितना होगा 0.0413 न्यूटन मीटर। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है। Find the number of oscillation performed per minute by a magnet is in the vibrating plane of magnetic field 1.6 into 10⁻⁻5 Weber per meter square. The magnet has moment of inertia 3 into 10⁻⁻6 kg meter square and the magnetic moment is 3 ampere meter square। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि मान लो कि हमारे पास एक कोई मैग्नेट है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को हमने क्या किया है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से हमने इसे रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या होगा जब हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेट क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब ये मैग्नेट रोटेट करेगा तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय मैग्नेट पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑसिलेशन पर मिनट में निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है जहाँ पर हमें बोला है कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, कितनी है, इट इज़ गिवन 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही साथ में हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है, कितना गिवन है 3 इंटू 10⁻6 kg मीटर स्क्वायर। बुक में वहाँ पर kg पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो वो यूनिट गलत है, आप इसे सही कर लेना। और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया है, और इसकी वैल्यू है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर में इसको म्यू से डिनोट किया है, तो मैं इसे म्यू से डिनोट कर रहा हूँ। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है जिसमें मैग्नेट रखा हुआ है, उस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। हमें ये बताना है कि जब ये रोटेट करेगा तो पर मिनट कितना वाइब्रेशन या रोटेशन करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर
अब हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है इन केस ऑफ एंगुलर SHM। क्या फॉर्मूला है, इट इज़ गिवन बाई 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन म्यू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। ठीक है, तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, फ्रीक्वेंसी का। बस हमें करना क्या है, इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व कर लेना है। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी दी है 3, और बी की वैल्यू कितनी है, इट इज़ गिवन 1.6 इंटू 10⁻⁵, राइट। अपॉन में क्या है, आई को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁶। अब क्या होगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ, देखो इसे मैं क्या लिखता हूँ 16, अगर मैंने इसे 16 किया तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶। तो ये दोनों आराम से कैंसिल हो जाएंगे, और रूट 16 मतलब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 पाई। तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 2 अपॉन पाई। ठीक है, अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू 2 कर देता हूँ। मैंने ऐसा इसके लिए किया है ताकि इसका हम रेसिप्रोकल आराम से देख सकते हैं, और इसके रेसिप्रोकल का जो भी आंसर आएगा उसे हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, देखो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0.3183, राइट, और यहाँ पर कितना है इंटू 2 कर लेते हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 और 16 बैलेंस 1, ये हो जाएगा 3 और 2 3 ज़ा 6, यानी क्या हो जाएगा ये 0.6366। अब ये जो हमें मिला है दैट इज ऑसिलेशन पर सेकेंड मिला है। हमें किस में निकालना है आंसर, ऑसिलेशन पर मिनट। तो ऑसिलेशन पर मिनट में लाने के लिए हम इस आंसर को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 0.6366 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब जो हमें आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, ऑसिलेशन पर मिनट में। सो देखो ज़रा अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0 को पहले हम ऐसे पुटअप कर देते हैं, 6 6 ज़ा 36 बैलेंस 3, 6 6 ज़ा 36 और 3 39 बैलेंस 3, 6 3 ज़ा 18, 18 3 21 बैलेंस 2, 6 6 ज़ा कितना होगा 36 और 2 38, और 1 2 3 4 के बाद डॉट लगा दो। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा 38.196 ऑसिलेशन पर मिनट। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गिवन है। A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पिस्टन दिया है और वो पिस्टन क्या कर सकता है, वर्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म कर सकता है। ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन, और उस पिस्टन के ऊपर हमने क्या रखा है, एक ब्लॉक को रखा है, और हमें उसका इस तरीके से मोशन कराना है ताकि वो जो ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है वो उसको लीव ना करें। ठीक है, और आगे हमें क्या बोला है, हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 सेंटीमीटर। यानी जब वो पिस्टन वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना गिवन है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर और क्या फाइंड करना है, इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। तो साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। और जबकि हमें गिवन जो वैल्यू उसमें क्या बोला है कि जी की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जी और पाई स्क्वायर दोनों की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज करो मेरे पास कोई एक पिस्टन है, ये क्या है, एक पिस्टन है, और इस पिस्टन के ऊपर क्या रखा है, हमने एक वुडन ब्लॉक को रखा है। ठीक है, ये पिस्टन है और इसके ऊपर हमने एक वुडन ब्लॉक को रखा है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इसका क्या है, मेन पोजीशन है, ये क्या है इसका मेन पोजीशन। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन भी होगा क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करेगा। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये इसका क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अपर एक्सट्रीम पोजीशन।
तो ये क्या हो गया इसका अपर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और एक यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो सपोज करो ये है उसका क्या हो गया लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ पर हमने मास ऑफ अ ब्लॉक को रखा है, ठीक है। तो इसे हम नाम दे देते हैं लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अब ये 3 केसेस मैंने लिए है। पिस्टन में क्या होता है बेसिकली, अगर आपको पता होगा पिस्टन में क्या होता है, पिस्टन ऐसे अपने मेन पोजीशन से ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसी केस को रखा हुआ है कि हमारे पास एक पिस्टन है और उसमें हमने एक वुडन ब्लॉक ऑफ मास m को रखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पिस्टन का वाइब्रेशन कराना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वाइब्रेशन कराने के टाइम ये ब्लॉक जो है वो इस पिस्टन को लीव ना करे, ठीक है। सो देयरफॉर अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर ये वुडन ब्लॉक इस पिस्टन में रखा हुआ है तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे। तो सबसे पहले वुडन ब्लॉक में टोटल क्या एक फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे mg। mg क्या होगा यहाँ पर वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, और पिस्टन क्या करेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा, राइट। ये हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी हुई होती है तो उस सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है mg, और उसके अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अपर के केस में देखो, अपर के केस में भी सेम केस होगा। यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन n, क्योंकि जब तक ये वुडन ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा होगा तो इसमें जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा वो इसके खुद के वेट mg की वजह से होगा, और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कौन लगाएगा पिस्टन का ये सरफेस। और अगर हम लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो इसमें भी सेम केस होने वाला है कि यहाँ पर इसका वेट mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, जब ये पिस्टन मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पर एक ना रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अब ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसको वापस से मीन पोजीशन पे लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब मीन पोजीशन से पिस्टन लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पर वापस एक रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा जो कि इसको वापस से मीन पोजीशन पे लेके जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें अल्टीमेटली इस पिस्टन का अप एंड डाउन वाइब्रेटिंग मोशन कराना है, जिसके वजह से ये जो वुडन ब्लॉक रखा है ये लीव ना करे, क्योंकि हमें पता है अगर मैं एकदम झटके से पिस्टन को नीचे ले लूँगा तो ये वुडन ब्लॉक इससे क्या हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन हमें इतनी स्पीड से इसका मैक्सिमम वाइब्रेशन कराना है ताकि ये वुडन ब्लॉक उसको लीव ना करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि हमने यहाँ पर बता दिया कि इसमें लगने वाले फोर्स कौन कौन होंगे, और हमें पता है कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा और वो कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। सो देयरफॉर हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वहाँ पर बोला है कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना लेना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमें क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻²मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी एफ मैक्स निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि इसका वाइब्रेट करने का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वुडन ब्लॉक पिस्टन को लीव ना करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें और वहाँ पर एक फाइंड आउट करना है एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। इसका भी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो देखो हम सबसे पहले एक कंडीशन लेते हैं मीन पोजीशन का। हमें पता है कि फॉर मीन पोजीशन, सो देयरफॉर फॉर मीन पोजीशन, देखो मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन पर यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ये हमें पता है ना। नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि जितना मीन पोजीशन पर जितना डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एंड फॉर अपर एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो अपर एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर क्या होगा बेसिकली देखो, जब ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा
तो अब यहाँ पर ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, जो इसको वापस से इसके मेन पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, राइट। अब हमें क्या दिख रहा है कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, और जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या है, कम है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उस फॉर्मूले का यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स कितना है, देखो डाउनवर्ड फोर्स इज नथिंग बट mg, ठीक है, माइनस n। तो इसको बैलेंस कौन करेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। अब वो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा, देखो इट विल बी इक्वल टू MAR, ठीक है, या इसे मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, यानी MAR का मतलब यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। नॉर्मली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पर AR लिख लिया। ध्यान से देखो, जब ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो अब इस केस में क्या होगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो इसके लिए हमने डाउनवर्ड फोर्स को पहले लिखा माइनस नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, जो किसके बराबर होगा, MA के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस MAR, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस m को मैं ऐसे लिखता हूँ, AR का मतलब यहाँ पर क्या है, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, और ये कौन सा पोजीशन है इसका, एक्सट्रीम पोजीशन यानी मैक्सिमम पोजीशन, और हमें पता है कि A मैक्स। सो देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो n इज इक्वल टू mg माइनस m। अच्छा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इंटू A। तो देयरफॉर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू mg माइनस m, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4π स्क्वायर f स्क्वायर इंटू A, ठीक है। हमने ओमेगा को 2πf के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसीलिए हमने उसको 2πf के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। सो देयरफॉर फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये पिस्टन को लीव कर देगा, और जैसे ही पिस्टन को लीव करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो हमने क्या बोला, फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं n की वैल्यू को इसमें पुटअप करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, n तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बचेगा क्या, mg माइनस m4π स्क्वायर f स्क्वायर इंटू A, ठीक है। सो देयरफॉर देखो मैं इस वाले टर्म को इधर लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, m4π स्क्वायर f स्क्वायर A इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइंड क्या करना है, f स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से f स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, g अपॉन 4π स्क्वायर A, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ढूंढना क्या है, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमें करना क्या है, फाइनली इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं इसको यहाँ से रब करके यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर। सो देयरफॉर देखो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, f इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये बचेगा क्या अंदर, g अपॉन 4π स्क्वायर इंटू A। अब हमें देखो इनकी वैल्यूज पुटअप करना है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो g की वैल्यू वो हमें कितनी लेना है, 10 लेना है, पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लेना है, 10, और एम्पलीट्यूड कितना है, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 अपॉन, और 25 4 से कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 अपॉन 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, और ये क्या होगा 10 की पावर माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 हर्ट्ज। तो ये हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ अब इसमें और चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी पर यूनिट मास। तो एनर्जी पर यूनिट मास के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो। सो देयरफॉर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी पर यूनिट मास। अब एनर्जी पर यूनिट मास के लिए देखो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये राइट फॉर्मूला है हमारे पास। हमें निकालना क्या, एनर्जी पर यूनिट मास, तो मास को नीचे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, E/m इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इनकी अब हम वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं तो देखो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो अब फाइनली वैल्यू पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा हाफ 4 पाई की स्क्वायर की वैल्यू है 10, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 और एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड 25 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या कैंसिल होगा, तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2। सो देयरफॉर फाइनली ये क्या मिलेगा, E/m इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा क्या 2 इंटू 10 इंटू और 25 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 625 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पर क्या होगा, E/m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो इसको मैं लिखता हूँ 2 से पहले इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 5 10, 1 2 2 4 1 5 एंड 2 6 12, ठीक है। और इसको अगर हम इसका ये कितना है 10 है और यहाँ पर कितना है पावर 10⁻⁴, तो यहाँ पर बचेगा क्या 10⁻3। अब 10⁻3 का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 3 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे, तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, E/m इज इक्वल टू 1.25 और इसका यूनिट होगा जूल पर केजी। तो ये हमें क्या मिल गया, एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप वापस से एक बार इसे देख लेना कि कैसे हमने यहाँ पर किया है, तो आपको एक बार वापस से एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज में अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स थे वो हमें यहाँ पर कवर अप कर लिया है।